हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज मैं फिर हाजिर हूँ रजिस्ट्रेशन चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स रह गए हैं उन सब के ऊपर एक वीडियो लेकर। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी रजिस्ट्रेशन चैप्टर पर तो 2 वीडियोस पहले से अवेलेबल हैं मेरे चैनल पर। प्लीज़ जाकर उसे पहले स्टडी कीजिएगा, तभी आपको आज का पार्ट समझ आएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। सेक्शन नंबर 28, अमेंडमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर एक पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कुछ अमेंडमेंट्स करता है, मीन्स कुछ चेंजेस करता है, तो क्या प्रोविजंस फॉलो होंगे, इसके बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट है फर्निशिंग चेंजेस इन इंफॉर्मेशन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने कुछ चेंजेस किए रजिस्ट्रेशन के बाद तो 15 डेज के अंदर अंदर ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा, और इसके लिए उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 13 फॉर्म फिल करना होगा विद प्रॉपर सिग्नेचर्स। नेक्स्ट, अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ अमेंडमेंट्स। इस स्टेप में ऑफिसर अप्रूवल और रिजेक्शन का डिसीजन लेगा। यह 2 बेसिस पर होगा। ऑफिसर चेक करेगा कि चेंजेस किस वजह से है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन की वजह से या पुराने में कुछ चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से। तो इसमें फर्स्ट आता है जी, चेंजेस नॉट वारंटिंग कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बिजनेस के लीगल नेम में, एड्रेस में, प्लेस में या मैनेजिंग कमेटी या कोई भी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में पार्टनर एडमिट हुआ या रिटायर हुआ, उसके रिगार्डिंग कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उसे ऑफिसर्स को 15 डेज के अंदर अंदर बताना होगा कि उसके बिजनेस में ये चेंजेस आए हैं। ठीक है, उसके लिए फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर 13 फिल करना होगा, और जो हमारा ऑफिसर है वो इस फॉर्म को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, और वेरीफाई करने के बाद प्रॉपर ऑर्डर इशू करेंगे विद फॉर्म रजिस्ट्रेशन 14, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर 14 का फॉर्म फिल करके वो आपको ऑर्डर पास करेंगे कि आपके जो अमेंडमेंट्स आपने अप्लाई की हैं वो वेरीफाई हो गई हैं, और वेरिफिकेशन के बाद आपको मतलब उसमें चेंजेस उनको स्वीकार हैं या नहीं है। नेक्स्ट आता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जहां बिजनेस के चेंज के साथ साथ रजिस्टर्ड पर्सन के पैन में चेंजेस आए, मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर में, तो पर्सन को एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपरली अमेंड हो गया, मतलब पुराना रजिस्ट्रेशन चेंज ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ शो कॉज नोटिस, जहां ऑफिसर को लगे कि अमेंडमेंट में चेंजेस इनकम्प्लीट है या इनकरेक्ट है तो 15 डेज के अंदर अंदर वो एक शो कॉज नोटिस भेजेगा एप्लीकेंट को। ठीक है, और उस नोटिस के रिसीव होने के 7 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्टर्ड पर्सन को जो है वो एक विद प्रॉपर फॉर्म रिप्लाई करना होगा। नेक्स्ट आता है रिजेक्शन ऑफ अमेंडमेंट एप्लीकेशन। अगर ऑफिसर आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड होगा, ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लेगा। अदरवाइज आपकी अगर रिप्लाई से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अमेंडमेंट को रिजेक्ट करने का ऑर्डर पास कर देगा, और इसके लिए वो रजिस्ट्रेशन नंबर 05 फॉर्म को फिल करके आपको ऑर्डर पास करेगा। मतलब इस फॉर्म के जरिए आपके पास ऑर्डर आता है। ठीक है, लास्ट आता है जी डीम्ड अमेंडमेंट। आपने अभी ऊपर वाले केसेस में पढ़ा कि 15 डेज के अंदर अंदर हमारे ऑफिसर को आपको आंसर करना होता है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए ऑफिसर ने एप्लीकेशन सबमिट होने के 15 डेज के अंदर अंदर आपको शो कॉज नोटिस नहीं भेजा, आपको कोई रिप्लाई नहीं किया, या फिर शो कॉज नोटिस आपको भेजा था आपने उसका रिप्लाई कर दिया और उसके 7 डेज के अंदर अंदर उसने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब यहाँ पे 2 केस हैं, दोबारा समझ लीजिए। अगर आपने एप्लीकेशन अप्लाई करी, ठीक है, कि अमेंडमेंट कर दीजिए, तो उसके 15 डेज के अंदर अंदर अगर आपको ऑफिसर रिप्लाई ना करे, कोई एक्शन ना ले। दूसरा, अगर उसने शो कॉज नोटिस भिजवाया था और आपने रिप्लाई भी भेज दिया है, तो रिप्लाई के 7 डेज के अंदर अंदर अगर वो कोई एक्शन ना ले, तो इन दोनों केसेस में ये मान लिया जाएगा कि अमेंडमेंट डीम्ड अमेंडमेंट है, मतलब ऑटोमेटिक मान ली जाएगी कि अमेंडमेंट हो गई है। आई होप आपको सेक्शन 28 क्लियर हो गया है। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 29 की तरफ, जो कि है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन जो है जीएसटी ऑफिसर के थ्रू हो सकता है अगर आप डिफॉल्टर पाए जाएं। सेकंड,
एप्लीकेशन फाइल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन और बाय हिज लीगल हायर्स, या फिर रजिस्टर्ड पर्सन खुद एक एप्लीकेशन अप्लाई करे कि मेरा जीएसटी नंबर जो है कैंसिल कर दिया जाए, तो ऑफिसर के थ्रू वो भी कैंसिल हो सकता है। तो मतलब कैंसिल करने के दो वेज हैं, एक जीएसटी ऑफिसर खुद कैंसिल कर देगा, दूसरा आप अप्लाई करेंगे तो कैंसिल होगा। नेक्स्ट, प्रोविजंस रिलेटेड विद द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। इसके कुछ प्रोविजंस हैं, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है सर्कमस्टांसेस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है जी, अगर आपने बिजनेस जो है डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब बंद कर दिया, ठीक है, आप अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, तो इस केस में आप क्या करोगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल करवा लोगे, ठीक है। तो आप खुद एप्लीकेशन अप्लाई करोगे कि मेरा जो नंबर है वो कैंसिल कर दिया जाए, या फिर आप डिफॉल्टर पाए जा रहे हैं, आप डिसकंटिन्यूड हैं, बट आप कहीं ना कहीं आपने नंबर लिया हुआ है और रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो ऑफिसर खुद भी कैंसिल कर सकता है डिफॉल्टर पाते हुए, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कंपनी में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको ये बताता है कि कंपनी कैसे ऑपरेट होगी, किसकी क्या राइट्स हैं, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। अगर आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर लिया तो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो सकता है, मतलब कैंसिल होगा, नया मिलेगा, ठीक है, नए के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अगर आप रजिस्टर्ड होने के लिए जो भी लायबिलिटीज़ आपकी बनती थी, अगर आप उन लायबिलिटीज़ को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मतलब अब आप उस जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियोज़ में थ्रेशोल्ड लिमिट्स बताई थी, अगर आप उन लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, ठीक है। बट अगर आप जो है उन दायरे में नहीं आते तो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसमें जो डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं, इसके अंडर आता है कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अगर आपने सीजीएसटी एक्ट के प्रोविजंस की उल्लंघना करी तो ऑफिसर आपका क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर देगा। या फिर आपने रिटर्न्स टाइम पे फाइल नहीं करी, ठीक है, आपने रिटर्न जो है टाइम पे फाइल नहीं करी तो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर तो ले लिया बट बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था बट बिजनेस स्टार्ट नहीं लिया, उसके 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं लिया तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट आता है इसके अंदर कि अगर आप कोई भी फ्रॉड करते पाए गए तो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो जाएगा। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है जी इशू ऑफ शो कॉज नोटिस। अगर आपको शो कॉज नोटिस भिजवाया गया था, ठीक है, और आपने टाइमली रिप्लाई नहीं किया, 7 डेज के अंदर अंदर आपने रिप्लाई नहीं किया तो भी आपका फॉर्म जो है कैंसिल, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। अगर ऑफिसर ने या कोर्ट से ऑर्डर ही पास हो चुका है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल होगा, तो विद दिस ऑर्डर, विद द रिसीविंग ऑफ दिस ऑर्डर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसके अंदर भी 2 पार्ट्स आते हैं। पासिंग ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, आपको जो है जीएसटी का फॉर्म नंबर 18 अगर आपको फॉर्म नंबर 18 के थ्रू अगर एक प्रॉपर ऑफिसर एक इशू कर दे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल है तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है ऑर्डर ड्रॉपिंग द प्रोसीडिंग्स। इसका दूसरा पार्ट ये है कि प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप भी किया जा सकता है अगर शो कॉज नोटिस का रिप्लाई आप दे दें और ऑफिसर क्या है सेटिस्फाइड हो जाए आपके रिप्लाई से, तो वो इस ऑर्डर को ड्रॉप भी कर सकता है, ठीक है। उसके लिए उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन 19 में ऑर्डर पास करना पड़ेगा फॉर ड्रॉपिंग द प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट है जी नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट प्रोविजन ये बताता है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल भी हो गया और तब भी आपकी कोई लायबिलिटी पेंडिंग है तो आपकी लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप लायबल हैं। ये नहीं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो गया तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट डीम्ड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपने एसजीएसटी एक्ट या यूटीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन जो है मतलब कैंसिल करवा लिया तो ऑटोमेटिकली वो सीजीएसटी के अकॉर्डिंग भी कैंसिलेशन माना जाता है,
नेक्स्ट, पे ऑन अमाउंट इक्विवेलेंट टू क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। नॉर्मल सिचुएशंस में जब आप एक प्रोडक्ट सेल के लिए परचेज करते हैं तो आपके ऊपर इनपुट टैक्स जो है चार्ज किया जाता है, और जब आप उसे सेल कर देते हैं तो आउटपुट टैक्स लगता है, रिसीव होता है। तो उस आउटपुट टैक्स में से आप इनपुट टैक्स की कहीं ना कहीं क्लेम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो गया तो जितना भी इनपुट टैक्स अब तक का बन रहा था तो वो आपको पे करना पड़ेगा। आप नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन 30 के अंडर आता है रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके कुछ प्रोविजंस हैं। फर्स्ट आता है टाइम लिमिट एंड फॉर्म फॉर अप्लाइंग फॉर रेवोकेशन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को लगे कि जो भी ऑर्डर पास हुआ है उसके रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के लिए और वो सही नहीं है तो उसके लिए वो फर्दर एप्लीकेशन डाल सकता है कि उसका ये जो ऑर्डर है वो कैंसिल किया जाए, और वो जैसे ही उसे कैंसिलेशन की कैंसिलेशन का ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, ठीक है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म नंबर 21 फिल करके अप्लाई कर सकता है इसके रेवोकेशन के लिए। नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑन रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन। जो भी आपने इस ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करी होगी उसमें कुछ रीजंस के साथ आपने अप्लाई करी होगी। अगर एक ऑफिसर सेटिस्फाइड होगा आपके ग्राउंड्स को लेकर कि जो भी आपने अपने हक में जो भी आपने क्लैरिफिकेशंस भेजी हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है, तो वो ऐसे ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। अदरवाइज वो जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई करी है वो उसको रिजेक्ट कर देगा। अगर वो ऑर्डर को कैंसिल कर देगा तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर 22 के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ऑर्डर पास कर देगा, और अगर वो रिजेक्ट करेगा तो वो फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन 05 के ज़रिए जो है ऑर्डर पास करेगा। लास्ट आता है डीम्ड कैंसिलेशन। रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर SGST एक्ट और UTGST एक्ट। अगर आप इसके अंदर रेवोकेशन जो है हो रहा है, ठीक है, तो उसे ऑटोमेटिकली CGST एक्ट के अकॉर्डिंग भी मान लिया जाता है कि वो रेवोकेट हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर है। आज इस चैप्टर का एंड था। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।